विद्यार्थियों, आज अपन कॉरपोरेट अकाउंटिंग के महत्वपूर्ण चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज के संबंध में बातचीत करेंगे और प्रयास करेंगे कि आंतरिक पुनर्निर्माण, कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण क्या होता है और क्यों कंपनी के लिए आवश्यक हो जाता है। इस तरीके की सारी बातें आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, आंतरिक पुनर्निर्माण यानी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एक जो महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्गठन। पुनर्गठन या पुनर्निर्माण, जब हम पुनर्निर्माण या पुनर्गठन की बात करते हैं तो दो तरह की बातें हमारे पास आती हैं। एक है आंतरिक पुनर्निर्माण, यानी कंपनी का समापन नहीं होता, केवल पूंजी ढांचा बदल जाता है, यह वास्तव में पुनर्पूंजीकरण होता है। और दूसरा है बाह्य पुनर्निर्माण। बाह्य पुनर्निर्माण को एकीकरण या स्वयं विलयन भी कहते हैं। एक कंपनी का समापन हो जाता है, उसके व्यापार को किसी अन्य नई कंपनी के द्वारा अथवा पुरानी कंपनी के द्वारा ले लिया जाता है। जब अन्य नई कंपनी के द्वारा लिया जाता है तो इसको एकीकरण कहते हैं, और पुरानी कंपनी के द्वारा लिया जाता है तो इसको संविलियन कहते हैं। तो पुनर्गठन यानी दोबारा गठन करना किसका? कंपनी का। कंपनी के गठन का तात्पर्य क्या हुआ कि कंपनी को बिल्कुल समाप्त करके और उसके स्थान पर नई कंपनी बनाई जाए, तब तो यह बाह्य पुनर्गठन हो जाएगा, बाह्य पुनर्निर्माण हो जाएगा। और कंपनी का कलेवर वही रहे, कंपनी का नाम वही रहे, कंपनी का बिजनेस वही रहे, सब कुछ वही रहे, लेकिन फिर भी कंपनी के बैलेंस शीट में मेजर चेंज हो जाए तो ये आंतरिक पुनर्निर्माण कहलाता है। देखिए, आंतरिक पुनर्निर्माण की विशेषता क्या है कि कंपनी का समापन नहीं होता, अर्थात वर्तमान कंपनी एज इट इज़ अपने व्यापार को रन करती रहती है। तो समापन नहीं होता तो फिर पुनर्निर्माण में क्या होता है कि कंपनी का केवल पूंजी ढांचा बदल जाता है। अब ये पूंजी ढांचा बदलना क्या होता है कि पूंजी, देखिए अपन जानते हैं कि बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में जो कैपिटल होती है उसमें टोटल कंपनी की जो कैपिटल है उसमें दो तरह की कैपिटल मानी जाती है, एक शेयर कैपिटल और दूसरी डेब्ट कैपिटल। शेयर कैपिटल यानी अंश पूंजी, जो जिस पर जिन लोगों के पास शेयर है या जिन लोगों के पास अंश पूंजी है वो कंपनी के एक तरह से मालिक माने जाते हैं और उनको कंपनी के लाभों में से लाभांश दिया जाता है। जबकि दूसरी होती है डेब्ट कैपिटल यानी ऋण पूंजी, और ऋण पूंजी जिन लोगों के द्वारा ऋण पूंजी उपलब्ध करवाई जाती है उन्हें एक निश्चित प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता है, कंपनी के लाभों पर उनका अधिकार नहीं होता है। इस तरीके से ये पूंजी ढांचे में इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व भी पूंजी ढांचे के अंतर्गत आते हैं। और डेब्ट कैपिटल में डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, ये भी सारे पूंजी ढांचे में शामिल होते हैं। तो ये पूंजी ढांचा बदलना अर्थात कुल टोटल कैपिटल का जो प्रतिशत इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन के रूप में था, उस अनुपात को बदल देना ही पूंजी ढांचा बदलना कहलाता है। इसलिए आंतरिक पुनर्निर्माण का तात्पर्य होता है पुनर्पूंजीकरण करना। बाह्य पुनर्निर्माण जो अगला चैप्टर है वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। बाह्य पुनर्निर्माण की दो स्थितियाँ, दो कंडीशंस, दो तरीके, एक एकीकरण और दूसरा संविलियन। एकीकरण का तात्पर्य बहुत आसान है कि एक कंपनी का समापन, और जिस कंपनी का समापन हो रहा है उसके व्यापार को लेने के लिए यदि नई कंपनी की स्थापना की जा रही है तो वो एकीकरण कहलाएगा। और यदि नई कंपनी की स्थापना नहीं की जा रही है, पहले से चल रही कंपनी ही अपने व्यापार दूसरी कंपनी को अपने व्यापार के साथ मिला लेती है, तो ये स्वयं विलयन। देखिए, बहुत आसान है, विलय करना यानी मिलाना, और मिलाने के लिए पहले से कंपनी स्थापित होना जरूरी है। तो ये तो हुआ पुनर्गठन की बात, यानी रिकंस्ट्रक्शन दो तरह का होता है, एक आंतरिक पुनर्निर्माण,
और दूसरा बाह्य पुनर्निर्माण। अब अपन बात करते हैं आंतरिक पुनर्निर्माण क्यों ज़रूरत है, अर्थात वे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जब आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात आंतरिक पुनर्निर्माण की वांछनीय परिस्थितियों का तात्पर्य क्या हुआ कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जब कंपनी को आंतरिक पुनर्निर्माण की योजना बनानी चाहिए, अपनानी चाहिए। देखिए, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो परिस्थिति है वो है एकत्रित हानियां बहुत अधिक हो गई हों। एकत्रित हानियां बहुत अधिक हो गई हों कैसे कि कंपनी को पिछले 5-10 साल से लगातार कई सालों से हानि हो रही है, और हानि हो रही है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस के रूप में पड़ी रहती है। उस डेबिट बैलेंस को या तो, चूंकि डेबिट बैलेंस है इसलिए या तो संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं या फिर नेगेटिव अमाउंट के रूप में दायित्व पक्ष में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिखाया जाता है। ऐसी हानियों को जब तक अपलिखित नहीं करेंगे, अपलेखन करना यानी रिटर्न ऑफ करना, जब तक अपलिखित नहीं करेंगे तब तक कंपनी अपने लाभों में से लाभांश का वितरण नहीं कर सकती है। इसलिए एकत्रित हानियों को अपलिखित करने की आवश्यकता है। अब अपलिखित कहाँ से करते हैं कि कंपनी के जो जनरल रिजर्व है, कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पुराने लाभ रोक रखे हैं, उनमें से अपलिखित किया जाता है। लेकिन कंपनी के पास मान लो लाभ है ही नहीं, संचय है ही नहीं, तो अपलिखित कहाँ से करेंगे, और हानियों का बैलेंस बहुत अधिक हो गया। तो ऐसी स्थिति में कंपनी को अपने आंतरिक पुनर्निर्माण की योजना बनानी चाहिए या बनाई जाती है। इसी तरह दूसरी स्थिति आता है पूंजी ढांचा उलझनपूर्ण हो। पूंजी ढांचे की अभी जैसे अपन बात कर रहे थे, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड डेब्ट कैपिटल, इनका जो आपस का अनुपात है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि किसी नए इन्वेस्टर को वो सारी चीज़ें समझने में नहीं आ रही है। तो पूंजी ढांचा उलझनपूर्ण होने की स्थिति में भी आंतरिक पुनर्निर्माण की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह तीसरा जो मुख्य परिस्थिति है वो है अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन करना हो। देखिए, अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन की आवश्यकता केवल बाजार में जो विनियोजक हैं, इन्वेस्टर हैं, उनके लिए अंश का मूल्य आकर्षक बनाने के लिए अंशों का अंकित मूल्य परिवर्तित किया जाता है। इसी तरह चौथी स्थिति है इक्विटी अंश पूंजी एवं स्थिर लागत पूंजी का संबंध परिवर्तित करना हो। इक्विटी अंश पूंजी और स्थिर लागत पूंजी का संबंध चेंज करना हो, यही पूंजी ढांचा सुधारने वाली बात पॉइंट नंबर 2 से संबंधित है। और अगली जो स्थिति है वो है चिट्ठे में दिखाई गई संपत्तियों को वास्तविक मूल्य पर लाना हो, कि बैलेंस शीट में संपत्तियां पुस्तक मूल्य पर सामान्यतया दिखाई जाती है जबकि उनका बाजार मूल्य या वसूली मूल्य बिल्कुल अलग है। यदि कंपनी चाहे कि काफ़ी समय से पुरानी संपत्तियां पड़ी हुई है और उन पुरानी संपत्तियों को वास्तविक मूल्य पर लाना है, तो वास्तविक मूल्य पर दिखाने के लिए पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा, और पुनर्मूल्यांकित मूल्य को बैलेंस शीट में शामिल करने के उद्देश्य से भी आंतरिक पुनर्निर्माण की स्थिति वांछनीय है, अर्थात आंतरिक पुनर्निर्माण की योजना बनानी चाहिए। अब अपन अगले टॉपिक की बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है कि आंतरिक पुनर्निर्माण कैसे किया जाए। आंतरिक पुनर्निर्माण की विधियां कौन कौन सी है, या आंतरिक पुनर्निर्माण कितने प्रकार से किया जा सकता है। मुख्यतः 3 प्रकार इसमें हैं। पहला, अंश पूंजी में परिवर्तन किया जाए। केवल अंश पूंजी में परिवर्तन कैसे, कि अंशों के मूल्य को आकर्षक बनाने के लिए अंशों के मूल्य को बदल दिया जाता है। और यदि केवल अंश पूंजी में परिवर्तन करना है, जैसे 100 रुपये वाला अंश है, हमें 10-10 रुपये के 10 अंशों में बदल देना है। 1 रुपये के मूल्य के अंश हैं और 10 रुपये का एक अंश बनाने के लिए 10 अंशों को मिलाते हुए यानी विलय करते हुए एक बड़े मूल्य का अंश बना देते हैं, या बड़े मूल्य के अंश को छोटे मूल्य के कई अंशों में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस प्रकार से अंश पूंजी में परिवर्तन करने के लिए कंपनी को केवल सामान्य सभा में प्रस्ताव स्वीकृत करवाना होता है और कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं होती।
दूसरा होता है आंतरिक पुनर्निर्माण की विधि में दूसरी विधि है अंश पूंजी में कटौती। ये महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर के क्वेश्चंस यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वास्तव में आंतरिक पुनर्निर्माण की जो योजना बनाई जाती है उसमें कहीं न कहीं पूंजी कटौती की योजना ज़रूर शामिल होती है। अब ये अंश पूंजी में कटौती कैसे होती है, क्यों होती है कि संचित हानियों को अपलिखित करने हेतु पूंजी कटौती योजना बनाकर सामान्य सभा में प्रस्ताव लिया जाता है एवं न्यायालय में अनुमति भी आवश्यक है। ये इम्पोर्टेंट है। अंश पूंजी में परिवर्तन करना है तो केवल सामान्य सभा में प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। अंश पूंजी में कटौती करनी है तो प्रस्ताव के साथ साथ पहले कोर्ट से अनुमति भी लेनी पड़ती है। तीसरा तरीका है पूंजी में कटौती के बिना पुनर्निर्माण। इसको अनुविन्यासन योजना भी कहते हैं। अनुविन्यासन योजना में क्या होता है कि ऋणदाताओं एवं लेनदारों के साथ कुछ समझौते किए जाते हैं कि भाई ऋणदाताओं के लिए भविष्य में ब्याज की दर बढ़ा देंगे, लेकिन पहले वाला जो बकाया ब्याज है उसको वो माफ़ कर दे, छोड़ दे। इसी तरीके से लेनदार यदि अपने कुछ दावों को छोड़ने की बात करते हैं तो उसके बदले में उन्हें अंश दे करके कंपनी का स्वामित्व भी प्रदान करने का समझौता किया जा सकता है। तो इस तरीके की योजनाएं जिसमें पूंजी कटौती की ज़रूरत नहीं होती है, केवल ऋणदाताओं और लेनदारों के साथ कुछ समझौते किए जाते हैं, वो अनुविन्यासन योजना कहलाती है। वास्तव में आंतरिक पुनर्निर्माण जब किया जाए तो आंतरिक पुनर्निर्माण में ये तीनों ही विधियाँ या आंतरिक पुनर्निर्माण के तीनों ही प्रकार मिले जुले रूप में हमारे समक्ष प्रश्न में उपस्थित होते हैं, जिसके आधार पर हमें प्रश्न हल करने होते हैं। अब जो बात आती है वो है आंतरिक पुनर्निर्माण के अंतर्गत लेखांकन का कार्य कैसे करते हैं। तो लेखांकन का कार्य करने के लिए दोस्तों हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। केवल आंतरिक पुनर्निर्माण के लेखांकन से संबंधित हमारा अगला लेक्चर होगा, जो इस लेक्चर के बाद कंटिन्यू में आप देखना और समझना नहीं भूलें। अब आज के लिए इतना ही। थैंक्स। बाकी अगले लेक्चर में बात करें। थैंक यू।